हेलो। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसके अंदर जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस डेट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। मैग्नेट क्या है? वो सब्सटेंस होती है जो अट्रैक्ट करती है लोहे को या लोहे जैसी चीज़ों को, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक की वही प्रॉपर्टी भी होती है मैग्नेट की। हाँ, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल। जितने भी मैग्नेट है सबके कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। एक इसके अंदर जो बात बोलते हैं हम, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये बचपन में खेला भी होगा। ये मैग्नेट होती थी जो जब इसका नॉर्थ पोल को एक साथ लेके आते थे, आपस में चिपकते नहीं है, लेकिन जब इस मैग्नेट को पलट के रख देते हैं, नॉर्थ इधर साउथ इधर, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो ये आपस में क्या है, चिपक जाते हैं। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते थे कि क्या, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे दोनों एक जैसे हैं, लाइक पोल तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, दूर भगाते हैं। लेकिन जो अनलाइक पोल है, नॉर्थ और साउथ, ये आपस में क्या है, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है या कोई मैग्नेट है, अगर उनसे छोड़ दे तो वो अपने आप को किस फॉर्म में चेंज कर लेगी? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चेंज कर लेगी। यहाँ से क्या पता लगाएगा कि इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। हम मैग्नेट के अंदर कलर करके रखते हैं ना, रेड साइड होती है, एक प्लेन होती है, रेड साइड हमें दिखाती है नॉर्थ पोल को। तो ये जो रेड साइड है मैग्नेट की, नॉर्थ की दिशा में ही होगी और दूसरी साइड क्या होगी, साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को किस दिशा में अलाइन कर लेगी? नॉर्थ साउथ। ये एक डायग्राम दे रखा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है इसका। यहाँ भी जब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के, तो ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम। अभी हमने मैग्नेट और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड और इसकी प्रॉपर्टी। फिर राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल भी पढ़ेंगे फ्लेमिंग का। और इसके जो इंडक्शन वगैरह है वो तो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो जब हम पहले पढ़ते थे जनरेटर मोटर वगैरह भी पढ़ते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनोइड अभी हम पढ़ेंगे, सेफ्टी मेजर्स, फ्यूज, अर्थ, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेट हमने पढ़ लिया, ये एक मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पोल साउथ पोल होता है। ये चीज़ हमें अभी तक पता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होता है? जो एरिया है अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट है, जब मैं इसके पास दूसरी मैग्नेट लाऊंगा यहाँ तक, तो मैग्नेट या तो उसे अपनी तरफ खींचेगी या धक्का देगी बाहर को। तो ये जो एरिया, ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के बाहर का वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया जा सके, फील किया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला के नाम की आज के डेट पे कार भी आती है एलोन मस्क की, लेकिन एक साइंटिस्ट थे टेस्ला, उनके नाम पे इसकी यूनिट रखी गई है टेस्ला, निकोलस टेस्ला जिन्हें हम जानते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड्स है इसके अंदर दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर खाली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जिस भी चीज़ के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। पेपर में आ जाता है कि बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर है तो क्यों है? तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, यस मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ ए क्वांटिटी एंड या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं? तो ये हम किसकी मदद से पता लगा सकते हैं, मैग्नेटिक कंपास से। मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब। आपके बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है,
यहाँ पे मैंने एक A4 साइज़ की शीट रख दी और मैंने इसके ऊपर क्या है, आयरन होता है जो लोहा, उसे घिस के चूरा बना लिया। इस शीट के ऊपर जब मैंने चूरा डाला तो जो ये फील्ड, ये जो है इसके पास ऐसे ऐसे गोले गोले बन जाएंगे, ये पास पास दूर दूर करके। तो यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किसकी मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैग्नेटिक कंपास की मदद से। और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं अभी एक और बताऊँगा। जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की फ्रीली सस्पेंडेड होती है बार मैग्नेट। मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो क्या होती है? बार मैग्नेट होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस है, जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ जब मैं इसके ऊपर आयरन की ओर डालूंगा तो ऐसे ऐसे ये इस तरह की शेप आएगी। जो मैंने वो लोहे का चूरा डाला वो इस शेप में बन जाएगा। तो ये जो हमें लाइन दिख रही है ना, ये नहीं बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। तो अब हमें इनकी क्या पढ़नी है? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। हाँ, ये डायग्राम इन्होंने कहीं बना रखा हो तो हमारा कहाँ, ये जो मैं बता रहा था ना, ये इस तरह का ये क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है। ये डायग्राम दे रखा है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे अभी। सबसे पहले जो फील्ड्स लाइन है ये कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से एंड टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है। ये हमारे पास मैग्नेट है, यहाँ पे हमें क्या पता है? ये नॉर्थ पोल है इसका। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और वापस कहाँ पे जा रही है? साउथ पोल के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है। फील्ड्स लाइन आर क्लोज्ड लाइन। ये लाइन कैसी है? यहाँ से ऐसे आई, घूम के ये वापस इसके अंदर चली गई, इससे फिर दोबारा आएगी, फिर घूम के वापस चली जाएगी। नीचे भी सेम केस होगा। तो हाँ, ये एक बंद लाइन बन रही है ना, ये मेरा जो सर्कल है देखो गोला गोला घूम रहा है, इसका मतलब एक क्लोज्ड लाइन होती है। ये बात भी ठीक है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा क्या कह रखी है? फील्ड्स लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगा, जहाँ पे भी स्ट्रोंग होगा वहाँ पे लाइन पास पास होगी। तो ये देखो हमें कैसे दिखेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे तो दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ लाइन ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और यहाँ पे थोड़ी दूर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम। यही बात कही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन कैसी होगी? क्लोजर होगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या कह रहा है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कभी भी एक दूसरे को क्या है? इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्या होता है? यहाँ पे नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ में ही जाना है सबको, तो कोई अपना रास्ता भटकेगी नहीं कि यहाँ से आके वापस इसके अंदर टकरा जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ ही जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और जाए, साउथ आ जाए, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे टकरा के आएगी, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये देखो सब आपस में एक तरह से क्या है? मेंटेन कर रही है गैप। और मैग्नेट के अंदर, बाहर तो ऐसे जा ही रही है, मैग्नेट के अंदर ये आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है एक दूसरे के। तो यहाँ भी नहीं टकराती है और बाहर भी नहीं, आपस में टच नहीं होती है। जो डायरेक्शन होती है फील्ड्स लाइंस की, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन है इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ। देखो बाहर तो नॉर्थ से साउथ गई है, लेकिन अंदर तो साउथ से कहाँ जाती है? नॉर्थ। अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो हम कैसे पता लगाते हैं? जहाँ पे लाइन पास पास है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे लाइन दूर है वहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स है एक बार मैग्नेट की, ये दिखा रखी है हमें डायग्राम बना के।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था H.C. ओरेस्टेड। ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड को क्या है खोजा था या इसकी डिस्कवरी करी थी। उन पर्सन का नाम क्या है, H.C. ओरेस्टेड। अब हमें एक रूल पढ़ना है इसके अंदर, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जैसे हम थम्स अप करते हैं तो राइट हैंड की पोजीशन आप अपनी ले लो। यहाँ इन्होंने नीचे को कर रखा, आप ऊपर को कर लो। फिलहाल ऊपर को कर लो तो यहाँ क्या है, इमेजिन करो आपका जो अंगूठा है ये इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है हमें, जैसे अंगूठा है इस डायरेक्शन में आपने क्या पकड़ रखा है, एक कंडक्टर। आप भी चलो नीचे को कर लो अपना अंगूठा, यहाँ पे क्या पकड़ रखा है आपने, एक वायर। तो ये जो वायर है इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके चारों तरफ इस शेप में होगा, जैसे यहाँ एक सर्कल दे रखा है सेम इस शेप में। तो अगर मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो इस तरफ से आके इस तरफ अंदर जा रही है, ये इसके उल्टी डायरेक्शन है, तो इसे पता लगाने के लिए हमने कौन सा रूल निकाला है, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ इसके अंदर क्या होता है, जो हमने यह हमारा जो अंगूठा है ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट की डायरेक्शन को क्या दिखा रखा है, दर्शा रखा है। इसके अलावा जो हमारी उंगली है जिस तरफ को घूमती है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। अगर मैं अपना राइट हैंड लेके नीचे की तरफ को करूँ तो जो मेरी उंगली है ये रैप हो रही है, मतलब घूम रही है। तो अब इस अंगूठे को अब आपने जो नीचे किया है इसे दीवार की तरफ, जो भी आपके कमरे में दीवार है वहाँ पे ले जाके उस दीवार पे टच कर दो इस अंगूठे को। अब अपनी उंगली घुमाओ, अब उंगली घुमाओगे तो अब ये देखो आपकी जो उंगली है क्या वो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई घूमती है। अगर हाँ तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। अगर आप वापस इस अंगूठे को अगर आप ऊपर की तरफ कर लो और अब इसे क्या करो, पहले तो आपने क्या किया था, नीचे को किया था, अब आप इसे क्या कर लो, ऊपर को कर लो। अगर आप अंगूठे को ऊपर को कर लोगे, अब देखो क्या, अब जो आपका हाथ मूव हो रहा है क्या ये घड़ी की डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसकी जो डायरेक्शन है अपर है तो आपका जो मूवमेंट है वो किस तरह का होता है, इस तरह का मूवमेंट। और यहाँ ये जो घड़ी की डायरेक्शन है इसके उल्टा है, तो यहाँ पे से हम क्या बोल देते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल शायद इसमें ना समझ आए, पर आप एक बार करके देखना, सीधा हाथ लेना, थंब अपना ऊपर को करना और अपनी उंगली घुमाना। अब देखो ये उंगली है घड़ी के डायरेक्शन में या विपरीत में है। अगर विपरीत में घूम रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपकी हाथों की उंगली अगर घड़ी की डायरेक्शन में घूम रही है तो क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम एक स्ट्रेट कंडक्टर जो हमने ऊपर पढ़ा है यही चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे हमने देख रखा है ये सर्कल बने हैं गोल गोल, तो ये क्या है, कोसेंट्रिक, मतलब जिनके सेंटर एक हो, इन सब सर्कल के सेंटर एक है। और ये क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं अगर एक सीधे वायर में करंट पास हो रहा है नीचे की तरफ को। तो देखो जहाँ ये कार्डबोर्ड है इस पे अपना अंगूठा रखो और अपना हाथ घुमाओ, तो हाँ इसके डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में हमारा हाथ घूम रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। और करंट की डायरेक्शन तो नीचे है, एरो से पता लग रहा है। तो डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। याद रखना हमेशा डायरेक्शन हम किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के पास तो सर्कल पास है, दूर होती है फिर इनके बीच का गैप ज़्यादा होने लगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पास में ज़्यादा है, जितना दूर जाओगे उतना कम होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। जो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। साथ में डिस्टेंस से भी, हम इस कंडक्टर के जितने पास होंगे उतना ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा और जितने दूर होंगे उतना कम। तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, अब तो हमने एक सीधे वायर में देखा था नीचे की तरफ, अब हम देखेंगे सर्कुलर लूप के अंदर क्या केस होता है। ये जैसे हमारा क्या दे रखा है, सर्कुलर लूप दे रखा है। अगर हम देखें यहाँ करंट की डायरेक्शन, मान लो करंट हमारा कैसे जा रहा है, करंट हमारा इस तरह जा रहा है यहाँ पे, तो इस वाले पोजीशन पे मैं देखूँ तो मैंने यहाँ अपनी उंगली रख ली इस तरह, इस वाले पॉइंट पे, इस पे। अब जैसे मैं करंट को ही अंदर की तरफ जा रहा है लूप के, तो मेरा हाथ दीवार के अंदर की तरफ होगा, स्क्रीन के अंदर की तरफ, तो मेरा जो हाथ मूव कर रहा है ये क्या कर रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे जब एक करंट है बाहर की तरफ आ रहा है आपकी बार इस तरह, अब मैं स्क्रीन के बाहर अपना हाथ रखूँगा अंगूठा, तो मेरा जो हाथ है करंट की उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ, करंट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, सेम यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये जो ये सर्कुलर लूप है इसके अंदर सारा ही करंट अंदर जा रहा है और सभी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो अगर मैं ये बहुत सारे लूप बना दूँ इस तरह यहाँ पे करके, और करंट तो ऐसे ही जाता रहेगा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, सोलेनोइड बन जाएगा। एक सर्कुलर लूप है तो खाली सर्कुलर लूप, जब ये बहुत सारे बन जाएंगे इस तरह करके तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सोलेनोइड। हाँ यहाँ पढ़ लेते हैं 1 मिनट में फटाफट। जो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट, सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर ऑन वे मूव अवे, दूर जाने पे सर्कल बड़े होते हैं, पास आने पे छोटे होंगे, और उसके हिसाब से इसकी क्या है, स्ट्रेंथ पता लगती है। जहाँ पे सर्कल पास पास होंगे छोटे छोटे, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड अपीयर इन ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। अगर मैं इस कंडक्टर में किसी भी एक पॉइंट को देख लूँ और उसे बड़ा जूम कर लूँ तो मुझे पता लगेगा करंट से एक सीधे वायर के अंदर ही फ्लो हो रहा है। जब मैं जब इसे छोटा करके देखता हूँ तो मुझे पता लगता है ये अच्छा ये वायर तो इस तरह घुमा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक पोर्शन को बड़ा करके देखूंगा तो मुझे यही लगेगा कि करंट क्या है, एक सीधे कंडक्टर में मूव हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, वो हमने देख ही ली थी। ये जो डायरेक्शन थी हमारी ये क्या थी, सेम थी लूप के अंदर, जबकि यहाँ क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन करंट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या थी पूरे सोलेनोइड में या लूप के अंदर, सेम थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्शन के क्या हो, डिस्टेंस के क्या होगा, इन्वर्सली। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एक कोइल है तो फील्ड थोड़ा कम होगा, ज़्यादा कोइल होगी तो ज़्यादा करंट हमें मिलेगा इस तरह स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव इन नेचर होता है। एक लूप था तो मान लो 1 टेस्ला करंट मैग्नेटिक फील्ड था, अगर मैं चार लूप कर दूं तो यहाँ क्या है, 1 2 3 4 लूप है तो 4 टेस्ला हो जाएगा हमारा। इस तरह ये क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ सम डायरेक्शन, जो करंट है हर सर्कुलर लूप के अंदर उसके अंदर डायरेक्शन होती है, बल्कि सेम डायरेक्शन होती है, इसलिए एडिटिव नेचर का होता है। अब सोलेनोइड कुछ नहीं, जो हमने सर्कुलर लूप पढ़ा है, अगर मैं बहुत सारे सर्कुलर लूप को ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, सोलेनोइड। इसके अंदर क्या है, एक कोइल इज ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म। इसके अंदर क्या है, एक कोइल है बहुत सारे जिसके अंदर टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर की, वो एक सिलेंडर के रूप में क्या है, रैप कर दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का सिमिलर होता है बार मैग्नेट के। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलेनोइड के अंदर भी, जैसे सर्कुलर लूप के अंदर है, और पैरेलल लाइन के अंदर होता है। जैसे बार मैग्नेट थी यहाँ पे बताया था ना, अंदर ये पैरेलल होती है, ऐसे ही सोलेनोइड के अंदर भी ये लाइन क्या होती है, पैरेलल्स होती है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वही मैग्नेट वाले हिसाब है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, बाहर तो नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। तो बाहर तो आउटसाइड तो क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ। और सोलेनोइड को हम क्या है, एज ए मैग्नेटाइजर मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, बनाने में काम आ सकता है।
जैसे ये हमारा सोलेनोइड है, इसके अंदर अगर मैं एक सॉफ्ट आयरन रख दूँ और यहाँ करंट पास करके इसके अंदर, ये डायरेक्शन तो सेम है ही, ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट पास हो गया होगा, तो ये जो हमारा बार मैग्नेट, ये जो सॉफ्ट आयरन था, क्या बन जाएगा, कुछ देर के लिए मैग्नेट बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा हम आयरन को भी क्या बना सकते हैं, मैग्नेट। इसका मतलब मैग्नेट होती है दो तरह की, एक तो जो होती ही मैग्नेट है परमानेंट, और एक जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट बना सकते हैं। तो देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले टेम्परेरी मैग्नेट है, तो ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनेगी, फिर वापस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपनी खो देगी वापस ही। लेकिन ये क्या है, ये ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होती, ये तो परमानेंट मैग्नेट है, ये अपना नेचर इतनी जल्दी लॉस नहीं करती। इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने करंट बढ़ाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, तो ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की तो फिक्स होती है एक। इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। करंट अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं फ्लो कर रहा था, अगर एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे इसके अंदर पोलैरिटी चेंज नहीं हो सकती। ये वीक मैग्नेट होती है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। क्यों? क्योंकि तो करंट पे डिपेंड करती है, करंट बढ़ाओ और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लो। तो इस तरह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में। अगर मैं एक एक लाइन में बोलूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी टेम्परेरी मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। ये ईजिली डीमैग्नेटाइज हो जाती है, ये ईजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वेरी करती है, लेकिन इसकी फिक्स्ड होती है स्ट्रेंथ। इसकी पोलैरिटी भी क्या है, वेरी करती है, रिवर्स कर सकते हैं हम इसकी पोलैरिटी को, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी पोलैरिटी क्या होती है, फिक्स होती है। यहाँ पे जनरली हम इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आती है इसके अंदर। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती, ये तो फिक्स होती है ना, करंट पे डिपेंड नहीं करती। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी कंडक्टर द्वारा, तो वो हमें देखना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आंद्रे मेरी एम्पेयर एक पर्सन थी जिन्होंने सजेस्ट किया था, आंद्रे मेरी एम्पेयर ने, कि मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये जो मैग्नेट है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जितना फोर्स अप्लाई करता है, वो अपोजिट में एक मैग्नेट भी उसके जितना और उसके अपोजिट ही जो करंट है वो उसके, मतलब जैसे थर्ड लॉ पढ़ा आपने, इक्वल क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को अप्लाई करना, कि आप किसी चीज़ पे जितनी तेज हिट करोगे बदले में वो भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेम केस यहाँ होता है, मतलब कि एक मैग्नेट है वो भी एग्जर्ट करेगी इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर जितना उसके ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि एक रूल दिया गया था यहाँ से कि जो डिस्प्लेसमेंट है कंडक्टर का मैक्सिमम तब होगा जब डायरेक्शन होगी करंट की एक राइट एंगल पे होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। जब मैग्नेटिक फील्ड के 90 मैग्नेटिक फील्ड के है हमारे पास, वहाँ पे 90 डिग्री पे करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट का मूवमेंट होगा, तब जाके हमारा जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ से आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक डायग्राम। मान लो ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अगर यहाँ पे एक राइट एंगल के अंदर ये सीधी लाइन है, ऐसे सपोज करो, यहाँ पे करंट अगर पास हो रहा है इस तरह, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके ऊपर, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, जो फोर्स हो मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब ये करंट इधर फ्लो हो या उधर फ्लो, उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो अलग होगी, इस तरफ होगी तो अलग होगी।
तो ये कैसे पता लगे किस तरफ में क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे एक दूसरा नियम आया जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका नाम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे ये रूल क्या कहता है कि आप अपने उंगली को इस शेप में ले आओ। यहाँ पे जो आपका थंब है वो क्या डिनोट करेगा, मोशन को, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो किसे, फोर्स को। ये किसे डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट की डायरेक्शन को। तो ये आपकी, और इनके बीच में एंगल कितने का होगा, 90 और 90 डिग्री का। तो इस तरह हमें अपनी उंगली को स्ट्रेच कर लेना है कि इन तीनों उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। यहाँ मैंने कैसे याद कर रखा था, F से फादर, M से मदर, C से चाइल्ड। तो जो हमारा अंगूठा है वो फादर, उंगली को मदर, और जो दूसरी उंगली है उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट की डायरेक्शन। तो ये जो हमारी ये लाइंस है ये यही बता रही है। आप अपनी उंगली को स्ट्रेच कर लो, 90 डिग्री पे ले आओ, और यहाँ पे जो आपका थंब है वो आपके मोशन को डिनोट करेगा, मतलब फोर्स को। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड को, और सी किसे करेगा, करंट को करेगा। तो अब यहाँ से, अब जैसे ये अभी मैंने डायग्राम बनाया था, एक बार थोड़ा आसान बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक। जैसे ये हमने क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। अब जो हमारा करंट है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने नीचे की तरफ को कर दिया। एक वायर है, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ को। तो अब हमें अपनी उंगली खोल लेनी है लेफ्ट हैंड के हिसाब से। अब हमारी जो उंगली है, जो ये वाली उंगली है, ये हमें इस डायरेक्शन में कर देनी है। मैंने कर दी है अपने हाथ में। ये जो हमारी ये वाली उंगली है इसे नीचे कर दो, कॉपी के नीचे की तरफ। ये मैंने कर दिया, बिल्कुल कॉपी पे टच कर दो इसे। अब जो हमारा जो फोर्स है वो हमारा किस साइड को एक्सपीरियंस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारा जो करंट है वो नीचे की तरफ है। तो फोर्स हमें कहाँ पे फील होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही पेपर में पूछा जाएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा। तो हम क्या लिख देंगे, अंगूठा मेरा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो मैं क्या बोल दूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन। सेम काम अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं और मैंने करंट को कर दिया ऊपर की तरफ को, तो ये मेरी उंगली, तो ये वाली उंगली तो सेम रहेगी, नहीं हिलानी। इस वाली उंगली को आपके बाद नीचे की तरफ ऊपर कर दो, ऊपर की तरफ कर दूंगा तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अब इस केस में मेरा जो फोर्स है वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह हम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के वायर का यूज़ किया जाता है घरों में मेनली। एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। ये 3 तरह का वायर होता है। जनरली लाइव वायर को पॉजिटिव वायर भी बोल देते हैं, और ये मैक्सिमम रेड कलर में होता है। न्यूट्रल वायर को ब्लैक इंसुलेटेड कवर होता है। रेड ब्लैक 2 कलर के तार होते हैं ना मैक्सिमम घरों के अंदर, तो ये ब्लैक वाले को हम न्यूट्रल बोलते हैं, रेड वाले को लाइव, और जो अर्थ वायर है ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये 3 तरह के तार क्या यूज़ होते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर वो कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट। इसलिए कहा जाता है कि हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेज है वो सब किस पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है इसका कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट। इसी तरह पे सेट होते हैं इंडिया के सारे अप्लाइंसेस। तो कैसे होता है, जो ये हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, जो खंबा है, पोल है, वहाँ की मेन सप्लाई होती है, वहाँ से करंट फ्यूज़ के अंदर आता है, फ्यूज़ से इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर, और वहाँ से क्या है, सेपरेट सर्किट होते हैं अलग अलग अप्लाइंसेस के अलग अलग। मान लो अगर पोल से आया, मेन सप्लाई में आया, यहाँ पे कोई कम ज़्यादा चीज़ है तो यहाँ पे हम क्या लगा के रखते हैं, एक फ्यूज़। अभी हम देखेंगे इसका क्या काम होता है। अगर जो करंट है बहुत ज़्यादा आ गया मात्रा में, अगर हमारे अप्लाइंसेस में आएगा तो फूंक देगा सबको, तो ये फ्यूज़ पहले ही उड़ जाता है, तो हमारी जो बाकी सारा घर है वो बच जाता है आग लगने से, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो एक इसका डायग्राम दे रखा है, ये समझने के लिए ठीक है, वैसे पेपर में नहीं आने का,
फिर भी ये जैसे न्यूट्रल वायर है, ये आ गया, ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में कनेक्ट हो गया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी पैरेलल चल रहा है सबके साथ साथ। ये जो हमारा लाइव वायर है ये हमारा इस तरह है, ये इससे तो चलेंगे सारे तार वगैरह, और ये न्यूट्रल वायर इन सब के पैरेलल जाता है। इस सब अप्लाइंसेस में जुड़ा हुआ है और ये बाहर जाके धरती के नीचे गाड़ देते हैं इसे, ये इसलिए इसका नाम होता है अर्थ वायर। लाइव वायर आपको पता ही है, इसके अंदर वोल्टेज होता है, न्यूट्रल होता है और इनका डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ये हमारा सर्किट है। अब जो अर्थ वायर है ये अगर पहली बार सुना है, ये इन दोनों तार का तो काम समझ आ गया हमें, लाइव का और न्यूट्रल का। लाइव में तो करंट ही है, न्यूट्रल यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन अर्थ वायर क्या करता है? ये जो अर्थ वायर है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है इन केस ऑफ लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लाइंसेस। अगर कभी मेटेलिक बॉडी अप्लाइंसेस में ये लीक हो जाए हमारा जो करंट वगैरह है, तो इट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन केस ऑफ लीकेज करंट। मान लो करंट किसी कारण से लीक हो गया तो करंट बहेगा, करंट अप्लाइंसेस से लीक हो गया, जैसे ही हम उसे हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लग सकता है, लेकिन क्योंकि लाइव वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम है तो करंट हमारे शरीर से फ्लो होने की बजाय कहाँ से फ्लो होगा? अर्थ वायर से। यहाँ पे उसे खाली रास्ता मिल रहा है, ऐसे समझो करंट हो चुका लीक, वो जाम से निकला अभी अभी। अब उसके पास दो रास्ते हैं, हमने अप्लाइंसेस को छुआ तो जो हमारा शरीर है वहाँ तो उसे जाम मिलेगा बहुत सारा, और जो लाइव वायर है वो बिल्कुल हाईवे वाली रोड है, तो करंट कहाँ पे जाना पसंद करेगा? हाईवे पे। तो इसलिए करंट हमारे शरीर में ना आके कहाँ चला जाता है? सीधा हाईवे पे, अर्थ वायर पे। इसलिए हमें करंट नहीं लगता अर्थ वायर होने की वजह से। एक शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा, ये क्या होता है? जब लाइव वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली। जो लाइव वायर है ये सीधा किससे टच हो जाए? न्यूट्रल वायर से। एक में तो करंट दौड़ रहा है 220 वोल्ट, एक न्यूट्रल है बिल्कुल, जब ये आपस में कॉन्टैक्ट हो जाएंगे तो ये बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भड़ाका बोल जाएगा। तो इससे क्या है? इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जो रेजिस्टेंस है ऑफ सर्किट बिकम लो, जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट का वो क्या होता है? लो होता है। कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, और ये ओवरलोडिंग भी क्या कर सकता है? शॉर्ट सर्किट का जो शॉर्ट सर्किट है ओवरलोडिंग से भी हो सकता है, हीट से भी हो सकता है। अब ये ओवरलोडिंग क्या होती है? व्हेन करंट ड्रॉन इन मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज रिजल्ट एज ओवरलोडिंग। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की या किसी अप्लाइंसेस की क्षमता ही नहीं है उतनी, उससे ज़्यादा उसके अंदर करंट निकाला जाए तो ओवरलोडिंग बोलते हैं। जैसे एक प्लग है, वो मल्टीपल पिन प्लग आते हैं ना, एक प्लग के अंदर ही यहाँ से साइड से एक प्लग लगा लिया, इधर से लगा लिया, उधर से लगा लिया। एक प्लग एक था, उसके अंदर हमने 36 तरह की चीज़ जोड़ दी एक ही सॉकेट से, तो उसके ऊपर क्या हो गया? ओवरलोड हो गया, और इससे हमारे अप्लाइंसेस क्या हो सकते हैं? फूक सकते हैं। हीट होने की वजह से ये जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में चिपक के भी मिल सकते हैं। जो ओवरलोडिंग है इससे क्या नुकसान हो सकते हैं या कारण क्या है इसके? सबसे पहले कारण देखते हैं। एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज, अचानक से पीछे से वोल्टेज हाई आ जाए तो भी ओवरलोडिंग हो सकती है। ये यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लाइंसेस इन ए सिंगल सॉकेट, जो भी मैं बता रहा था, एक सॉकेट में बहुत सारे अप्लाइंसेस यूज़ कर लिए, वो मल्टी पिन वाले प्लग लगा के। सेफ्टी क्या होती है कि हमें क्या, एक तो फ्यूज़ वायर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अर्थ वायर लगा लेते हैं हम ताकि करंट लीकेज से कुछ मिसहैपनिंग ना हो। और क्या है, हम MCB लगाते हैं आजकल, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये जब भी कुछ ऐसा होता है तो अपना सर्किट ब्रेक कर लेता है और करंट आगे फ्लो ही नहीं होता, बार बार ये अपना ये सर्किट गिरा देता है अगर कभी ओवरलोडिंग जैसी कंडीशन हो। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? MCB का। तो आपको बस इतना याद रखना है। ओवरलोडिंग होती क्यों है? एक सॉकेट में बहुत सारे अप्लाइंसेस लगाने से, ये वोल्टेज के हाइक से, और इससे बचाव के लिए क्या किया जाता है? फ्यूज़ लगाए जाते हैं, MCB लगाई जाती है, अर्थ वायर लगाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या हो चुका? ख़त्म हो चुका। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।